नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। रुपया कब तक गिरता जाएगा? इकोनॉमी पे चिंता कब जागेगी? जनता सोच रही है अलग तरीके से कि अब फरवरी में बजट आएगा, उस बजट में कुछ खास होगा। उसके लिए हर साल ये सोचा जाता है, लेकिन बात आज करेंगे इकोनॉमी की। भारत की इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है और दुनिया किस दिशा में जा रही है। बात करेंगे कि रुपया कब तक गिरेगा और कितना गिरेगा। तो इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट हैं वॉशिंगटन डीसी से फेयर ऑब्जर्वर के प्रधान संपादक अतुल सिंह, और चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं मनु शर्मा, एफओआई के पार्टनर हैं, और मनु शर्मा गजब के इकोनॉमिस्ट हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी सर, तो सवाल है, रुपया कितना गिरेगा, कितना गिरोगे बाबूजी? बात ये है, तो अतुल सर से मैं ओपन चाहूंगा। सर। देखिए, जो मुद्रा या करेंसी होती है उसका अ, जो दर है या रेट जिसे कहते हैं वो कैसे तय होता है। वो तय होता है इस बात से कि उस करेंसी या उस मुद्रा के पीछे जो अर्थव्यवस्था खड़ी है वो कितनी मजबूत है और किस दिशा में जा रही है। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई जो विकासशील देश हैं उनके लिए गिरती मुद्रा अच्छी चीज है क्योंकि उनके एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम ये तर्क मान के चलेंगे तो उसमें एक बात निहित है कि इसका मतलब यह है कि एक्सपोर्ट उतने नहीं है जितने होने चाहिए। क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि भाई मुद्रा गिरेगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, तो क्या एक्सपोर्ट बढ़े ही नहीं? तो चाइना जैसे देश है जिनका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस वाकई बहुत अच्छी है, उनके लिए क्या समस्या आती है कि करेंसी को एप्रिशिएट नहीं होने देना। क्यों? क्योंकि अगर एप्रिशिएट होगी तो उनकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस में फर्क आएगा क्योंकि महंगा हो जाएगा सब कुछ, तो उनकी एक कंपेटिटिवनेस जाएगी। भारत जैसे देश जो हैं उनके यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई उनके यहाँ समस्या है कि रुपए को बहुत ज्यादा न गिरने दे। क्यों? क्योंकि हर कोई ये तो कहेगा कि हाँ भाई एक्सपोर्ट के लिए अच्छा है, लेकिन दूसरी बात सोचने की ये है कि हमारे पास अपने खनिज पदार्थ उतने नहीं हैं। ऊर्जा के लिए हमें बाहर के देशों से सामान मंगाना पड़ता है, चाहे ऑयल और गैस हो या न्यू एनर्जी सेक्टर भी हो। अगर हम लिथियम की बात करें या बाकी बैटरी सेल्स बनाने की बात करें तो उसके लिए रॉ मनु, मटेरियल नहीं होती। सोलर पावर पैनल तक बाहर से आते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, उस पे भी मैं आ रहा हूँ, उस पे भी मैं आ रहा हूँ कि आप बैटरी से लेकर पूरा जो सोलर मैकेनिज्म है प्लस ट्रांसमिशन की जो इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, हर चीज जो है आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है या पार्ट इंपोर्ट करनी पड़ती है, इंटरमीडिएट्स तो मंगाने ही पड़ते हैं। तो जब ऐसी स्थिति हो, जब आपकी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट इंपोर्ट्स का है जो आपको डॉलर में या और किसी हार्ड करेंसी में खरीदने पड़ेंगे, तो उस वक्त ये कह देना कि रुपए का एक तरफा लुढ़कना बहुत अच्छी चीज है, ये तार्किक नहीं है। सर, इस 86 तर्क हो गया। में एक गड़बड़ डॉलर है। डॉलर के मुकाबले 86 सर्वकालिक जी, गिरने के स्तर पे है हमारा रुपया। तो बड़ा जी, कमजोर रुपया बताया जाता था कुछ दिनों पहले हमारे दिवंगत हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में। और हुँ, अब सत्ता में जो लोग हैं उन्होंने ही कहा था कि हुँ, चीजें सुधारी जाएंगी। क्या सोचते हैं हुँ। आप इस? देखिए, इसमें क्या है कि सोच क्या थी? अगर हम रुपए के डॉलर के मुकाबले प्रदर्शन की बात करें तो एक समय आया था 2000, आप कह सकते हैं 3 से लेकर 2007 तक का, जिसमें कि करेंसी बड़ी स्टेबल रही थी या बिल्कुल आप कह सकते हैं कि कई बार तो ये कोशिश करनी पड़ी थी कि एप्रिशिएट ना कर जाए रुपया डॉलर के अगेंस्ट। जी। क्यों? क्योंकि तब जो है एकदम से हमारे जो आईटी एक्सपोर्ट्स थे, सर्विसेज थी और बाकी चीजें थी, उन्होंने छलांग लगाई थी। प्रोडक्टिविटी में भारतीय अर्थव्यवस्था ने छलांग लगाई थी। अब हुआ जनवरी क्या? उस 2008 सक्सेस में का मैं शिकार जी जनवरी जी, 2008 में जनवरी 2008 में 39.5 रुपए का एक डॉलर था, आप जो बता रहे हैं उस वजह से। जी। जी। तो अब हुआ क्या कि जी। उस सक्सेस का, उस सफलता का शिकार हो गई वो सरकार। क्यों? क्योंकि भाई जब देखिए परफॉर्मेंस हो रही थी कि भाई $1 हो गया 49 रुपीज का या ₹50 का, तो बोलते हैं 50 का है तो 35 क्यों नहीं हो सकता? जी। यहाँ से तो रुपया बढ़ना चाहिए। ठीक है जी। तो 2014 आया, तो उसमें जब चुनाव हुए तो सबने अपनी-अपनी बातें बोली।
किसी ने 35 रुपया, कोई तो 30 रुपया, कोई कहते हैं भाई अब देखिए क्या क्या करेंगे हम। लेकिन उस समय में क्या था, वो उन्होंने जो ग्रोथ का एक एपिसोड था, जो ग्रोथ अर्थव्यवस्था में आ रही थी, उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया। ये मान लिया कि ये एक नेचुरल ग्रोथ है, इसके पीछे रिफॉर्म का या किसी आर्थिक नीति का या उदारीकरण का कोई हाथ नहीं है। दरअसल ये माना है, और उसका नतीजा है कि आज हम देखते हैं कि अगर उदारीकरण की हम बात करें, तो उदारीकरण की किस सतह पर, के पटल पर कम काम हो रहा है, ज्यादा काम हुआ है केंद्रीकरण पे, सेंट्रलाइजेशन पे। हर चीज को, पावर को, जो टैक्सेशन की है, जो टैक्सेस को एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क देने की है, और साथ साथ जो इकोनॉमिक गवर्नेंस है बाकी चीजों की, सबको केंद्रीकृत किया गया है। अब उसका अलग नतीजा है, और वो क्यों किया गया है, क्योंकि वो एक तरीके से ईस्ट एशिया की कॉपी की गई है। कि ईस्ट एशिया में क्या था कि चाइना का, साउथ कोरिया का, कुछ तरीके से जापान का, ताइवान का एग्जाम्पल दिया गया। कहा कि देखिए ये सारी जो इकोनॉमीज थी, इसमें पहले केंद्रीकरण हुआ, केंद्रीकरण के बाद दो चीजें की। पहली, वेज सप्रेशन। वेज सप्रेशन में क्या था कि अपने ही वर्कर्स को कम तनख्वाह देना, या उनकी तनख्वाह का इन्फ्लेशन रोकना। और भारत में अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों में ऐसा ही हुआ है कि अगर आप बड़े आईटी जायंट्स की स्टार्टिंग सैलरी देखें, तो कोई खास बड़ी नहीं है मेरे ख्याल से, या शायद उतनी ही है। और अगर इन्फ्लेशन आप मुद्रास्फीति साथ में डाल देंगे तो फिर लगता है कि कम ही हो गया। उसी तरह से बाकी जगह पर भी अगर आप फ्रेशर्स का देखिए, जो इनटेक पॉइंट है, तो 2008, 9, 4, उससे भी पहले में जो कई बार पैकेज मिलते थे स्टार्टिंग के, आज उतने ही मिल रहे हैं या उससे कम मिल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक नीतिगत फैसला है कि वेजेस जो है उनको बहुत ज्यादा बढ़ने हैं। और ये ईस्ट एशिया में किया जा चुका है। ये कोई बड़ी बड़ी जिसे कहेंगे एक कोई यूनिक बात नहीं है, ये कोई बड़ी अलग सी बात नहीं है, ये हो चुका है। दूसरा था फाइनेंशियल रिप्रेशन। कैसे? कि जैसे अब क्या हुआ, मनमोहन सिंह जी और मोंटे कार्लो वाले जब इंचार्ज थे आर्थिक नीतियों के, तो उन्होंने एक स्कीम लाई जिसको कहा लिबरलाइज्ड रेमिटेंस, जिसके अंतर्गत क्या था कि कोई भी भारतीय जो है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डॉलर्स खरीद सकता था अपने रुपए के बदले। अब उससे क्या होता है, ये जब जैसे अगर आपने बोला कि भाई हाँ, हर भारतीय जो है 2.5 लाख डॉलर खरीद सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने करेंसी को, मुद्रा को उदार बना दिया। उदार बनाने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। कहने का मतलब कि भारत सरकार को इस बात का कॉन्फिडेंस है कि किसी भी दिन अगर हमारे नागरिक कोई और करेंसी खरीदना चाहते हैं, तो हमें यकीन है कि हमारी करेंसी नहीं डूबेगी। लेकिन अगर आप देखें अभी पिछले 1-2 साल में क्या नीति आई है कि अगर कोई डॉलर खरीदना चाहता है 7 लाख रुपए से ऊपर, तो उस राशि का 20% सरकार जमा कर लेगी टैक्स मान के। तो उस लिबरलाइज्ड रेमिटेंस को वो वापस तो नहीं ले पाई ये सरकार, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको दूसरे तरीके से रोक दिया। तो दो चीजें आप देखेंगे कि फाइनेंशियली जो है, आपको पैसा अपने ही देश से कहीं ले जाना हो, उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगाई है सरकार ने। दूसरा, वेजेस पे कंट्रोल लगाया है, नकेल लगाई है। और अगर हम इसमें बात करें तो बिग बिजनेस और जो मैं कहूंगा कि इन नीतियों से जिनको लाभ हुआ है, जिनको जिनको ये नीतियां भाई हैं, वो बिजनेसेस साथ खड़े हैं। तो उसी में आप देखते हैं कि भाई एक बड़ी कंपनी लार्सन है, उनके सीईओ एक बयान देते हैं, इंफोसिस के देते हैं। कोई ये नहीं बोलता कि हम इस साल रिकॉर्ड तोड़ तनख्वाह बढ़ाएंगे, कि हमारा प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ तो इस बार देखिए सारे एम्प्लॉयज को 10-10% हाइक ना। हम क्या मांग रहे हैं, 90 घंटा, 100 घंटा, 110 घंटा काम करो, जितना हो सकता है उतना काम करो। लेकिन आप ये तो नहीं कह रहे कि उसके बदले आप ओवर टाइम देंगे, कि आप कुछ एक्स्ट्रा देंगे, नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ग्लोबली कंपेटिटिव होने के लिए उनको भी पता है कि उनके पास बाकी चीजें तो देखिए काबू में है नहीं। क्या काट सकते, तनख्वाह? कि भाई एक आम आदमी है, वो क्या बोलेगा, उसको बोलेंगे अच्छा तू नहीं, चल दूसरा रख लेंगे।
तीसरा रख लेंगे। तो जो चीज़ याद रखिएगा, नेगोशिएशन में जो चीज़ कंट्रोलेबल होती है, उसी को सबसे पहले कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अपने हाथ में नहीं है कंपनियों के, नीतियाँ हाथ में नहीं है उतनी ज़्यादा कोई, और ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्टिविटी जिसे बोलते हैं, वो पोटेंशियल भी उतना नहीं है। तो इतने सालों के बाद जो है कर कराकर जब चीन जो है $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट कर गया इस साल नियरली, तो हम लगे हुए हैं बातें कर रहे हैं कि शायद हम भी कुछ कर पाएँ, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, और उसका आप नतीजा एक ये देख रहे हैं कि इस तरीके की बातें आती है कि भाई 100 घंटा काम करो, 80 घंटा का, क्या होगा उससे? खैर चलिए, अब मैं कभी आगे देता हूँ। हाँ सर, इसमें कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ जो कि एक आइकॉन के रूप में है, वो ये कह रहे हैं कि 90 घंटे काम कीजिए, घर पे आप बैठ के अपनी बीवी को कितनी देर ताड़ लेंगे। तो शब्द भी बड़ा अलग तरीके का है, शायद इनके पारिवारिक रिश्ते ठीक नहीं है आपस में इन लोगों के। देखिए, मैं इसमें एक बात बोलूँगा, इसमें आप जी कंटेम्प्ट देखिए आम आदमी के प्रति, जी, कि भाई तुम मैं वही एक कहना चाहता तरीके देखिए, जो शब्द हैं उसमें कंटेम्प्ट इतनी क्यों भरी है? क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं ये विश्वास है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो सारा सिस्टम है वो उनके साथ खड़ा है, कि जिस व्यक्ति का वो तिरस्कार कर रहे हैं, जिसका वो मज़ाक उड़ा रहे हैं, वो उनका कुछ नहीं कर सकता। आप मैं खुश होंगे कि 2-4 क्रिटिसिज़्म कर दिए, घर जाके हम सो जाएँगे अभी क्रिटिसिज़्म करके, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? और यही बात है कि वो कंटेम्प्ट उनकी बातों में टपकता है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। अतुल सर, प्रदीप आपका मार्क मैं चाहूंगा जी। प्रदीप देखें, मनु ने दो बहुत बड़ी बातें कही, वेज सप्रेशन और फाइनेंशियल रिप्रेशन। जी ठीक है, देखिए, अतीत में अगर आप जाइए, और मैं अतीत में जो है जब जाने की बात कर रहा हूं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आप ब्रिटिश एम्पायर को देखिए, क्योंकि वो तो आसान बात है। आप उससे भी पहले जाइए, आप दिल्ली सल्तनत देखिए। देश कौन चलाता है? दिल्ली वासी, दिल्ली के आईएएस ऑफिसर, खासकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के। तो इस तरह की सरकार आई कब? पहली दफे आज से 800 साल पहले दिल्ली सल्तनत आई। उसके पहले नगर सेठ चलाते थे। आप देखिए, विहार जो हैं देश भर के, वो नगर सेठ खड़ा करते थे। पेड़ लगाने वाले जो सड़कों के किनारे जो थे, वो भी नगर सेठ थे, राजा लोग थे, जमींदार थे। तो पहले क्या था कि एक शहर से इतना सेंट्रलाइज्ड, इतना केंद्रीकरण के साथ देश नहीं चलता था। जब दिल्ली सल्तनत आई, तो मुट्ठी भर तुर्क थे, और उन तुर्कों को इतनी बड़ी आबादी पे कब्जा करना था, तो उन्होंने एक गैरिसन स्टेट चलाया। गैरिसन स्टेट किताब है इश्तियाक अहमद साहब की, वो पाकिस्तान से हैं, काफी बड़े लेखक हैं, काफी बड़े चिंतक हैं। जिन्ना की उन्होंने बायोग्राफी भी लिखी है, पंजाब ब्लडीड एंड पार्टीशन भी लिखा है। मनु उनको अच्छी तरह जानते हैं, मनु शर्मा। खैर, तो इश्तियाक अहमद साहब से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा गैरिसन स्टेट कौन सा नया है? तो बोले हाँ, बात तो सही है, दिल्ली सल्तनत क्या करता था? वेज सप्रेशन, फाइनेंशियल रिप्रेशन। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बिल्कुल ही एक निरंकुश अत्याचारी इकोनॉमी चलाई थी, और पूरा लूट के देश ले आते थे शहरों में पैसा, अपने बिल्कुल शहरों में। तभी तो कुतुब मीनार बना, तभी तो सीरी फोर्ट बना, तभी तो पुराना किला खड़ा हुआ। अच्छा, वही चला जब तुर्क गए, उसके बाद पश्तून आए, पश्तूनों के बाद फिर मुगल आए। मुगलों ने भी उसी तरह का एक एक्सप्लॉइटेटिव, एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमी चलाई। कंट्रोल, बड़ी कंट्रोल। ठीक, उसके बावजूद क्योंकि हमारी जमीन उपजाऊ थी, चूंकि हमारे पास कारीगर थे, हम तब भी दुनिया की दूसरी नंबर की इकोनॉमी रहे। लेकिन आम आदमी काफी गरीब रहा। जब ताजमहल बना, तो कई लोग मर गए। मुझे आंकड़े देखने पड़ेंगे, लेकिन कई लोग मर गए भूखमरी से, इतना टैक्स वसूला।
दुगना लगान लिया शाहजहां ने। तो पता चला लोग मर गए, सूरत के बाहर लाशें पड़ी हुई थी, कोई उठाने वाला नहीं था। और जब औरंगजेब ने अपने बाप के खिलाफ बगावत की तो उसने यही बात कही कि लगान बहुत ज्यादा थी। हालांकि उसने बहुत लगान कम नहीं की, उसने तो जजिया भी और लागू कर दिया। तो जब अंग्रेज आए तो उन्होंने और केंद्रीकरण किया, क्योंकि उन्होंने तो पैसा यहां से निकाल के, इस देश से, हमारे देश से, भारतवर्ष से निकाल के उन्होंने जो है ट्रांसफर कर दिया अपने देश में, यूके में। तो उनको क्या चाहिए था? उनको चाहिए था कलेक्टर। कलेक्टर का काम क्या था? कर वसूलना है। आईएएस, उस समय आईसीएस कहलाता था, इंडियन सिविल सर्विस। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं ना कि भारत में दुर्योधन है आईएएस और दुशासन है आईपीएस, जो करता है चीरहरण। तो आईपीएस का काम क्या था? कोई कर न दे तो घोड़े पे आना। गांधी पिक्चर में क्या है? घोड़े पे आना, कोड़े बरसाना। तो इसमें आप वाले में मैंने जोड़ा भी था कि सरकार है धृतराष्ट्र। सरकार है, नेता है धृतराष्ट्र। जी। वो आईएएस के प्रेम में अंधे हैं। तो अब क्या है कि आजादी के बाद इस कॉलोनियल मशीनरी को पावर और मिल गए, क्योंकि हमने सोशलिज्म का जो है मार्ग चुना। और सोशलिज्म क्यों चुना? क्योंकि हम पे कब्जा किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। लेकिन यहाँ जो है चीन में और रूस में कम से कम इंजीनियर बनाते थे पॉलिसी, इकोनॉमिस्ट बनाते थे पॉलिसी, प्रोफेशनल्स बनाते थे। हमारे यहाँ कौन बनाया आजादी के बाद पॉलिसी? कोई सेंट स्टीवेंस गया हुआ, अंग्रेजी साहित्य पढ़ा हुआ, आंकड़े न जानने वाला आईएएस वही फाइनेंस मिनिस्ट्री पे बैठ जाता था। और माफी अब चाहता क्या है कि ब्यूरोक्रेसी को लाइसेंस, कंट्रोल, परमिट, राज की आदत पड़ गई और कई दशकों से पड़ी। तो देखिए, शेर के मुंह जब खून लग जाता है, यहां तो शेर नहीं, लोमड़ी कह लीजिए, तो वो अचानक शाकाहारी नहीं बन जाएगा। लूट खसोट की आदत थी। और चूंकि जो है लिबरलाइजेशन के बाद ग्रोथ हुई, तो ब्यूरोक्रेसी को लगा कि हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। तो उसने जो है फिर नया षड्यंत्र किया, और ये सफलता षड्यंत्र में उसको मनमोहन सिंह के दूसरे टर्म से ही मिलने लगी, क्योंकि ध्यान देने लगे, कहीं मनरेगा करना है, ये करना है, वो करना है। तो ग्रोथ जरूर हुई शुरू में, पहले टर्म में, लेकिन दूसरे टर्म से ही ब्यूरोक्रेसी 72 योजनाएं लाने लगी। और जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, चूंकि ये केंद्रीकरण में विश्वास करते हैं, चूंकि ये चीन की तरह भारत को बनाना चाहते थे, एक इंडस्ट्रियल पावर, तो इनको घुट्टी पिला दी कि साहब, अगर हमने चेबोल जैसे साउथ कोरिया ने शुरू किया था, वैसे ही हम भी अपने इंडियन चेबोल, मतलब 4-5 ठो इंडस्ट्रियल हाउस को हम खूब मक्खन, मलाई, घी, दूध, दही सब खिलाएं, तो हम भी हट्टे कट्टे खड़े हो जाएंगे। और हम भी अपनी हुंडई गाड़ी बनाने लगेंगे, सैमसंग फोन बनाने लगेंगे, हवा में इतराने लगेंगे। हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा मलमल का, हमारा भी उड़ेगा। और ये कहानी नरेंद्र मोदी, जो कि बहुत शिक्षित नहीं है, उनको भा गई। वो पावर पॉइंट से सरकार चलाते हैं। उन्होंने कहा हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। जी। और आप देखिए कि हर जगह आईएएस बैठा है। रेवेन्यू सेक्रेटरी आईएएस है, जबकि 10 रिपोर्टें कह चुकी हैं कि रेवेन्यू सेक्रेटरी कम से कम इंडियन रेवेन्यू सर्विस के बंदे को बना दो, जिसको कुछ पता है उस क्षेत्र के बारे में। सेंट्रल बैंक का हेड, मैं दुनिया भर में बात करता हूं, जब भी मैं अपने जापानी मित्रों को बताता हूं, अमेरिकी मित्रों को बताता हूं,
यूरोपियन मित्रों को बताता हूँ, ऐसा नहीं है यहाँ की इकोनॉमियाँ बड़ी बड़ी अच्छी कर रही हैं आज के दिन, पर जब मैं इनको बताता हूँ कि भई हमारे यहाँ एक हैं शक्तिकांत दास, वो सेंट स्टीवन से हिस्ट्री पढ़े थे जी। और बाबूजी सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, लोग गश खा के गिर आते हैं, कहते हैं ये संभव कैसे है? मैं कहता हूँ सब संभव है, क्योंकि वो दास हैं, भारत वो में सब स्वामी वो स्वामी के चरण धो के पी जाते हैं, क्योंकि क्योंकि हमारे जो है नेताओं को चाहिए दास और हमारे दास बाबू ऐसे महानुभाव निकले। वैसे सूट बूट अच्छा पहनते हैं, जितना ध्यान वो सूट बूट पे देते हैं उसका आधा ध्यान थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे दे देते, खासकर आंकड़े देखने पे तो अच्छा रहता। आरबीआई की गोल्ड स्कीम लेके आए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गोल्ड स्कीम, कि भैया आप लीजिए, आपको सोना मिलेगा, टैक्स फ्री मिलेगा। पता चला गोल्ड प्राइसेस बढ़ गई, घाटा हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई हम रुपये को गिरने नहीं देंगे। $70 बिलियन बाबूजी स्वाहा कर दिए यज्ञ में। हमारे उड़िया बाबू सूटेड बूटेड हैं, हम अंग्रेजों के जमाने का ऑफिसर है, हम रुपए को नहीं गिरने देगा, हमारा जिस तरह ठाई चमचमाता है उस तरह हम रुपया भी चमचमाएगा। $70 बिलियन उड़ा दिए। $70 बिलियन बाबू इस देश में, अमेरिका में भी मायने रखता है। हमारे गरीब देश में उस $70 बिलियन से कितने स्कूल बन सकते थे, कितने हॉस्पिटल बन सकते थे, जी। कितने पेड़ लग सकते थे, हैं? कितना भला हो सकता था। तो ऐसे महानुभाव देश चला रहे हैं और हमारे नेता प्रसन्न चित्त हैं, क्योंकि उन कंट्रोल फ्रीक हैं। वो सांस नहीं लेने देना चाहते जनता को। जी, हम तुमसे 3 भारत गुना की लगान वसूल करेगा। 3 गुना लगान वसूल करेगा। अभी यहाँ मेरे साथ वर्ल्ड बैंक का बड़ा सीनियर इकोनॉमिस्ट घर बैठ के गया, मैं उसका नाम नहीं ले सकता। जी, उसने बोला कि भारत में प्रोजेक्ट ही नहीं हो पाते हैं, हम पैसा देने को तैयार हैं, सैंक्शन भी हो जाएगा, फिर साइन नहीं करेंगे, कोई मतलब ही नहीं है। तो कह रहा था जितना स्लो काम इंडिया में रहा उसका, इंडिया में रहा है उसका, उतना अफ्रीका में नहीं रहा। लेकिन तब भी भारत जो है ग्रोथ करता है, क्योंकि भारत के जो नागरिक हैं वो 90 घंटे 100 घंटे काम करते हैं, कभी छुट्टी नहीं लेते हैं। जी, तो जिस तरह ताजमहल लोगों पे कोड़े बरसा के और टैक्स उगलवा के और लोगों को पीड़ा पहुंचा के बना, उसी तरह आज की अर्थव्यवस्था की भी ग्रोथ रिफॉर्म से नहीं आ रही है, वो कोड़े बरसा के आ रही है। और यथार्थ यह है कि आज के दिन ग्रोथ भी आपकी नहीं है। आपकी, मनु बार बार कहते हैं, आपकी 6% जीडीपी ग्रोथ है। आप इतने लो बेस पे हैं, आराम से 10% हो सकती है। और 6% आपकी जो है जीडीपी ग्रोथ है और 14% आपका टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ है। हम्म और टैक्स देता कौन है? मात्र 2% लोग। मिडिल क्लास को आप चूस रहे हैं। 810 मिलियन लोग, 81 करोड़ लोगों को आप मुफ्त अनाज दे रहे हैं, अच्छी बात है, दीजिए। लेकिन मिडिल क्लास सब्सिडाइज कर रही है पुअर को भी, और मिडिल क्लास सब्सिडाइज कर रही है सरकार के चहेते कॉरपोरेट्स को भी, जो कि फिर पार्टी को पैसा देते हैं, जो कि फिर चुनाव में पैसा लगाते हैं। तो एक ओन अनहोली नेक्सस है। वो नेक्सस किसके बीच है? पहला, आपका नेता जिसको चुनाव चुनाव के लिए पैसे चाहिए और अपने लिए भी चाहिए, ठीक। दूसरा, आपका आईएएस, जो कि आजकल काम भी नहीं कर रहा है, वो सारा काम आउटसोर्स कर दिया है कंसल्टेंट्स को। जहां बहुत दफे आईएएस के बच्चे काम कर रहे हैं, जी, हार्वर्ड शार्वर्ड से एमबीए करके आए आते हैं। और उसके बाद तीसरा जो है, भला हो रहा है बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को। और इसके बावजूद, मेक इन इंडिया वगैरह के बावजूद, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की सारे कस्में वायदे खाने के बावजूद,
मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 16% से गिर के 13% पहुंच गया है 2014 से 2024 में। जी। तो गाड़ी चल नहीं रही है। हालांकि आप जो है कोड़े बरसाए जा रहे हो, बैल से कह रहे हो अरे और तेज चला, और तेज भाग। बैल बेचारा जान लगाए जा रहा है, लेकिन गाड़ी नहीं चल रही है। जी। मनु जी। जी। अब मैं इसमें आपको जरा एक एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ प्रॉब्लम क्या आ रही है। भारत में गाड़ी बिकती थी हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर, ठीक है जी। एम्बेसडर एक तरीके से हमारी राष्ट्रीय कार थी के जितने अफसर जो हैं जो सब बड़े लोग हैं, टैक्सी हर जगह आप देखते थे एम्बेसडर, और दो चॉइस होती थी, एम्बेसडर खरीदिए या फिएट वो होती थी प्रीमियर पद्मिनी, वो खरीदी, दो गाड़ियां मिलती थी भारत में। अब एम्बेसडर का क्या है कि एम्बेसडर एक बड़ी नोटोरियस गाड़ी थी, उसमें बैठ के अगर आप ड्राइवर नहीं है, आप आराम से पीछे बैठे तो बड़ा मजा आता था, क्योंकि बड़ी आरामदायक सवारी थी। लेकिन अगर आपको चलानी थी तो बड़ी टेढ़ी खीर थी। क्यों? एक तो स्टेयरिंग उसका एक्यूरेट नहीं था, दूसरी ब्रेक जो थी वो राम भरोसे थी कि भाई आपने अभी लगाई, अब कब काम करेंगी तो करेंगी, है ना? तो होता क्या था कि आप एम्बेसडर को कितना मर्जी सुधार लीजिए, एक लिमिट के आगे वो गाड़ी जो थी, वो जापानी गाड़ियां या बाकी जो गाड़ियां थी, उनका मुकाबला नहीं कर सकती। वही समस्या कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था में आ रही है कि उदारीकरण हमने किया नहीं, रिफॉर्म्स हमने किए नहीं, तो ग्रोथ उतनी है नहीं। लेकिन आप किसी को भी पूछेंगे तो वो बोलेंगे अरे नहीं, ये एम्बेसडर तो दौड़नी चाहिए एक निसान जैसे या होंडा जैसे। अब भारत में एक भ्रांति है, और आजादी के पहले की है और आजादी के बाद से भी चलती आ रही है। और भ्रांति क्या है कि भाई साहब देश में बहुत पैसा है, जी। तो आप कभी भी जो भी नीति निर्धारण करते थे लोग, उनसे पूछेंगे कि भाई कैसे कैसे देश का उद्धार होगा, तो हमेशा सॉल्यूशन जो दिया गया है कि रिसोर्स ट्रांसफर, रीडिस्ट्रीब्यूशन। कैसे? पहला रिसोर्स ट्रांसफर कब आया? आजादी के ठीक बाद। नेहरू जी ने बोला कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो राइट है वो फंडामेंटल राइट, सिर्फ लीगल राइट है, वो करिए। और जमींदारी अबॉलिश करते हैं, लैंड सीलिंग लाते हैं, जमीन बांट देंगे सब में। इतनी जमीन है भारत में कि भारत प्रफुल्लित हो जाएगा और पता नहीं कहां का कहां पहुंच जाएगा। चलिए लैंड सीलिंग लग गई, क्या हुआ? कुछ खास नहीं। ये पहला चरण था। अब दूसरा चरण क्या है? दूसरा चरण ये आया कि उन्होंने कहा कि भाई वो जो जमीन और जो एग्रीकल्चर है ना, ये दरअसल ये प्राइमरी सेक्टर, एक बहुत बेसिक सा सेक्टर है इकोनॉमी का। थोड़े एडवांस सेक्टर्स बनाने पड़ेंगे देश की अर्थव्यवस्था में, और उनको हमें चलाना होगा, तो जाके देश की तरक्की होगी। बहुत बढ़िया। तो 1969 में नेशनलाइजेशन, बैंक, इंश्योरेंस, जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स चीजें थी, इवन कंप्यूटर ये इंदिरा गांधी की करामात थी, जो कि इंदिरा सोवियत रूस इंदिरा से गांधी बड़ी जी ने प्रभावित सोवियत, थी। हाँ, वो और सोवियत और संघ से प्रभावित थी। तो अब मैं उसमें इसका समझाता मतलब, हूँ कि हम्म, एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि सारी चीजें हम्म, अब आईएएस के हाथ आ गई। जी बिल्कुल। सरस डेयरी भी आपकी राजस्थान की आईएएस चला रहा है, और कोई उसमें पोस्टिंग तक नहीं चाहता है। लेकिन तब भी वो डॉग इन द मैंजर कहानी है ना, कि भैया वो कुत्ता बैठ गया भूसे के बीच, लेकिन बैल को भी खाने नहीं दिया भौंक भौंक के। नहीं वो है ना कि भाई दही दूध दही से लेके तोप तमंचे तक सब सरकार बनाएगी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ कि नेशनलाइजेशन के बाद बोला कि देखिए अब देखिए देश कहाँ जाएगा। तो ठीक है, हो गया, सब कुछ छीन लिया, कोई इससे पकड़ा उससे पकड़ा, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, सब नेशनलाइज हो गए। अब हो गए तो ग्रोथ तो फिर भी नहीं आई। वो कहते हैं ना कि जन्नत तो फिर भी नहीं मिली देश को, तो अब जी। क्या करेंगे कि तो कहते कुछ खतरनाक हो गया। तो थोड़ा सा एक ब्लिप आया। ब्लिप कब आया? 80s के दशक में, जब देखा कि भाई सिंगापुर कहाँ भाग गया, ताइवान कहाँ चला गया, कोरिया कहाँ चला गया। तो राजीव गांधी उस टाइम पे जो है 80s के मिडल में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी और कंप्यूटराइजेशन की बात करने लगे। लेकिन उससे पहले कि उनकी बात भी परवान चढ़ती, खैर उनके साथ एक अनफॉर्चुनेट असैसिनेशन हो गया। और उसके बाद क्या है कि भारत में रैपिड सक्सेशन में कई प्रधानमंत्री एकदम से बने, और सबके सब जो हैं वो संभाल नहीं पाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था टेढ़ी खीर होती है। और रिसोर्स ट्रांसफर के
बेसिस पे सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था कभी नहीं चल सकती। ये एक तरीके से अखंड सत्य मान लीजिए आप, और नहीं मानते तो वो सत्य आपको अपना एक जो होने की अ, एक कल्पना है उससे उसको उससे अवगत ज़रूर कराएगा। अब चलिए बात थोड़ी-सी आगे बढ़ाते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया 1991 में, भारत को आईएमएफ के पास जाना पड़ा, बैंक ऑफ इंग्लैंड को अपना सोना गिरवी भेजना पड़ा जहाज में कि भाई लीजिए भाई साहब आप हमें थोड़े से कुछ कुछ पाउंड या डॉलर दे दीजिए। उसके बाद जो टीम आई, अगर एक एक किताब है मोंटे कार्लो वालिया जी की, उसका नाम है बैकस्टेज। बैकस्टेज में उन्होंने बड़ी अच्छी से बात की है सिर्फ पॉलिसीज़ की। देखिए पॉलिटिक्स की बात करना बड़ी आसान है। लेकिन पॉलिसीज जो है वो एक मुश्किल मुद्दा होता है, क्योंकि उसमें कुछ भी सफेद या काला नहीं होता, उसमें हर चीज ग्रे होती है, आपको बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। तो उसमें उन्होंने नीतियों की बात करी कि कैसे हमने सोचा कि भाई भारत में उदारीकरण लाया जाए और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको सांस लेने की जगह दी जाए, कि भाई आप अपने तरीके से चलो। और वो हुआ, वो बड़ा सक्सेसफुल रहा। उसके बाद एकदम से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ गई। लेकिन क्या हुआ, साथ में आई दो चीजें, इनइक्वालिटी, वो आती है जब कभी भी ग्रोथ बढ़ती है, क्योंकि कुछ लोग ज्यादा लाभान्वित होते हैं, कुछ कम। दूसरा क्या आया, दूसरा आया क्रोनिक करप्शन, जो भी एक पार्ट होता है ग्रोथ का। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एशियाई देशों में देखा गया, ये वेस्ट में भी हुआ, ये यूरोप में, अमेरिका में, सब जगह जब उनका हाई ग्रोथ फेज थे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रोनिज्म का इशू आता है। अब उसको देखते हुए तीसरा चरण शुरू हुआ जी। रिसोर्स ट्रांसफर का, जिसमें कहा गया कि देखिए लैंड तो बहुत ही छोटा मुद्दा था, क्या करना एग्रीकल्चर का। फिर आई बात, अरे नेशनलाइजेशन भी गलत वो था, वो क्या हम थोड़ी सब चलाएंगे। कहते क्या करना चाहिए, कहते रिसोर्स मोबिलाइजेशन का बेस्ट तरीका है टैक्स। और उन्होंने कहा कि पूरा देश जो है भाई वो टैक्स चोरी कर रहा है कहीं ना कहीं, जी। हर कोने में जाओगे देश के तो वहां पे कोई ना कोई टैक्स बचाता मिलेगा, उसको पकड़ो। जी। ठीक है, तो एक एक राष्ट्रव्यापी तौर पे रिसोर्स मोबिलाइजेशन की ड्राइव चली, जिसके दो अंग थे, डिमोनेटाइजेशन और दूसरा जीएसटी। एनहेंस्ड जो सेंट्रलाइजेशन। जीएसटी तो रिफॉर्म के तले आ गया, वो उसको रिफॉर्म कह के दिया गया, हालांकि वो भी केंद्रीकरण का ही एक एक जरिया बन गया बाद में। पर अभी बात करूंगा कि सिर्फ कंप्लायंस की बात हुई और दूसरी बात हुई डिमोनेटाइजेशन। जी। अब इसमें भी रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो गया। लेकिन अगर हम देखें तो ग्रोथ जो है वो उदारीकरण ने दी, वो कभी रिसोर्स मोबिलाइजेशन ने दी देश को। लेकिन अगर आप कभी भी नीति निर्धारकों के पास जाएंगे, पॉलिसी मेकर्स के पास जाएंगे भारत में, तो वो हमेशा कहेंगे अरे बेस्ट तरीका क्या है, ये खराब है। कौन पहले चरण में कौन खराब था, जमींदार। दूसरे चरण में कौन खराब था, भाई पूंजीपति और जो रॉयल्स थे इनका प्रीवी पर्स छीन लो। तीसरे चरण में अब देखिए कौन खराब था, मिडिल क्लास बेचारी, हम्म। कि भाई ये नहीं दे रहे। अब हर जगह पे जो है सरकार का तो दोष आता नहीं, कि भाई आपने कुछ कल्पना में अभाव छोड़ा या आपने कुछ सोचा नहीं, या बाकी देशों की ऐसा क्या देखिए हम ये बोलते हैं। और मैं कम क्रिटिसिज्म करता हूँ सिविल सर्विसेज का अतुल जी के बनिस्बत, पर फिर भी मैं ये कहूंगा कि अगर हम ये बात करें कि हमारे देश में जो सबसे अक्लमंद और अच्छे लोग, वो नीति निर्धारक हैं, वो पॉलिसीज बनाते हैं, तो ऐसा क्यों है कि हम एशिया में एक सबसे पिछड़े राष्ट्रों की कतार में आते हैं। हमारी पर कैपिटा इनकम क्यों नहीं बराबरी पे आ पाती या आसपास भी नहीं आ पाती। वियतनाम सरीखा देश हमको पीछे धुएं में छोड़ गया पिछले 10 साल में। ऐसा क्यों हुआ, देखिए कारण तो कई बताए जा सकते हैं, लेकिन मुझे जो कहीं ना कहीं लगता है कि जो फोकस है, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि कॉम्पिटेंस का अभाव है, मेरे हिसाब से कॉम्पिटेंस 19-20 है, थोड़ा फर्क होगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि उदारीकरण और ग्रोथ पे फोकस नहीं। और उसका नतीजा आप देखते हैं कि भाई देखिए जब जब सपोर्ट वाली इकोनॉमी जो जो किसी करेंसी को बैक कर रही है, वो ही खुद चरमराएगी या कमजोर हो गई या ऑप्टिमम परफॉर्मेंस नहीं देगी, तो आपकी करेंसी कैसे मजबूत होगी। तो तो इस पे मैं दो बातें कहूंगा कि मनु ने बड़ी अहम बात कही
कि अगर आपके दिग्गज लोग जो पॉलिसी बना रहे हैं, इतने बब्बर शेर हैं, शेर ही नहीं हैं, बब्बर शेर हैं, तो आप ही क्यों पिछड़ते चले जा रहे हैं? जी, भैया देखिए, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कौन चलाता है? आईएएस। आप कितने मेडल ले आते हैं ओलंपिक्स में? केन्या ले आता है आपसे ज़्यादा। जी, क्यों? तो एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आप कहें कि लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो सवाल उठता है क्यों नहीं दे रहे हैं? आप भारत के शहरों को देखिए, कौन चलाता है? म्युनिसिपल कमिश्नर, आईएएस। जी, बाकी जगह कौन चलाता है? मेयर। मेयर, एडवांस्ड कंट्रीज में मेयर चलाता है। ग्रेटर मैनचेस्टर का मेयर है, लंदन का मेयर है, जी, शहरों के मेयर हैं, न्यूयॉर्क का मेयर रूडी जिलियानी न्यूयॉर्क बना, फिर माइकल ब्लूमबर्ग बने। सत्ता उनके पास रहती है, कभी-कभी खराब काम करते हैं, क्राइम बढ़ जाती है, लेकिन लोगों के पास विकल्प है, उठा के पटक सकते हैं उनको। हमारे यहाँ शहर कौन चलाता है? आईएएस। मज़ाक क्या है, डीएम, पीएम और डीएम, सीएम और पीएम 3 ही पोस्ट हैं इस देश की। जी, वो आंसर अप करता है, डाउन नहीं। तो इसीलिए आप देखिए कि हमारे शहर अफ्रीका जैसे हैं। दिल्ली हमेशा मुझे नायरोबी की याद दिलाता है। दिल्ली सिंगापुर तो है नहीं। हमारे खुद के आईएएस अफसरों के बच्चे अंडरग्रेड करने विदेश चले आते हैं और अधिकांश लौट के देश देखते नहीं हैं। क्यों? अगर आपने इतना अच्छा देश निर्माण किया है, तो आपके बच्चे क्यों भाग रहे हैं? आपके पोते क्यों अमेरिकी सिटीज़न बन रहे हैं? पोते-पोतियाँ? जी, तो भारत में क्या है कि एलीट काफ़ी अरसे से अनअकाउंटेबल है। मैं करप्शन की तो बात भी नहीं कर रहा अभी। मैं तो बात कुछ और कर रहा हूँ। बात मैं इस समय कर रहा हूँ कि वो कहते हैं ना सॉफ्टवेयर में, इज़ इट अ फीचर और इज़ इट अ बग? और मैं कहूँगा ये फीचर है और ये सारी कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी का होता है। देखिए सीरिया ने भी सोशलिज्म अपनाया, सेंट्रलाइज़्ड मॉडल अपनाया। देखिए क्या हर्ष हुआ। उन्होंने कुछ अत्यधिक सेंट्रलाइज़ेशन किया। हमने काफ़ी चर्चा की है सीरिया पे, आपने तो देखा भी है। आप ही ने किया था इंटरव्यू। जी, बिल्कुल, तो हमने भी वही सोशलिज्म अपनाया। आप देखिए रियल एस्टेट देखिए, एक्सेसिव कंट्रोल से क्या होता है और पुअर ब्यूरोक्रेसी क्या से क्या होता है। भई पहली बात, आप रियल एस्टेट के दाम देखिए, न्यूयॉर्क और लंदन जैसे दाम हैं। गुड़गाँव के फ्लैटों के दाम देखिए ज़रा, लखनऊ, चंडीगढ़ में ज़मीनों के दाम देखिए, इतना ज़्यादा दाम है। अच्छा, उसके बाद मैं वॉशिंगटन में रहता हूँ। जी, मैं घर से निकल के पैदल जाता हूँ, नेशनल प्रेस क्लब। जी, जॉर्ज टाउन में मैं हूँ अभी। जॉर्ज टाउन से मैं पैदल जाऊँगा 40-50 मिनट, मनु को फ़ोन मैं उसी समय करता हूँ, पैदल चलते समय। मैं अपने माँ-बाप के घर नोएडा में अगर निकलूँ और मैं फ़ोन करते हुए चलूँ, तो मैं चल बसूँगा। कोई चढ़ा ही देगा गाड़ी मुझ पे। जी, फुटपाथ तक नहीं है। पैदल चलने का अधिकार ही नहीं है लोगों के पास। बिल्कुल। अच्छा आप हुँ, देखिए नोएडा पे प्रिंसिपल ऑडिटर जनरल यूपी के थे जयंत सिन्हा। जी, नेता नहीं जो ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी, 50,000 करोड़ का लैंड स्कैम हुआ। बिल्कुल, कौन खा गबन कर गया? नेता और आईएएस। वो सब अभी भी सत्ता में हैं, कोई जेल नहीं गया, एक को आईएएस जेल नहीं गया। 2-4 फॉरेस्ट गार्ड जेल गए, ठीक? तो वहाँ पे इतना पैसा चुरा लिया और सबसे बड़ी बात बनाया कुछ नहीं। फुटपाथ नहीं है, मेरे माँ-बाप के घर के पीछे नाला है, हमारे जो है जो मेट्रो आती है उस पे लिफ्ट नहीं है चढ़ने को। मेरे माँ-बाप जो हैं मेरे पिताजी 80 के ऊपर हैं, वो अभी भी मेट्रो लेते हैं और जाते हैं बेचारे सीढ़ी पे चलते हैं अपने खराब घुटने के साथ। तो सिटीज़न को, नागरिक को सर्विस क्या दे रहे हैं आप? जी, बिल्कुल, आईएएस का तो वही बंगला है, अंग्रेज़ों के ज़माने का बंगला है, 10 ठो नौकर-चाकर हैं, ऊपरी कमाई अलग है,
भैया नागरिक को क्या मिल रहा है? तो नागरिक भी सोचता है मैं टैक्स क्यों दूँ? क्योंकि स्टेट में ट्रस्ट नहीं है, हमारी एक लो ट्रस्ट सोसाइटी है और वो लो ट्रस्ट सोसाइटी कभी नहीं जाएगी जब तक फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड, जब तक आपका जो है जो रूलिंग क्लास है वो ठीक नहीं होगा। और बस रूलिंग क्लास क्यों कब ठीक होगा? जब आपके पास इंस्टीट्यूशंस होंगे। लेकिन आपकी रूलिंग एलीट ऐसी सत्ताधारी है, ऐसी मदमस्त हाथी है कि उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। तो आपका रियल एस्टेट आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड है, वो भी एक तरह का टैक्स है, मनु बार-बार कहते हैं। रियल एस्टेट है क्या? एक तरह का मिडल क्लास पे टैक्स। आप ज़िंदगी भर काम करिए, जो है पेट काट-काट के पैसे जुटाइए और फिर एक फ्लैट ले लीजिए, उसमें भी आएगी, सीपेज होगा, सीलन आएगी, कंस्ट्रक्शन महा खराब होगा। हमारे माँ-बाप ने लिया है आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गनाइजेशन का फ्लैट, उसमें सीलन आ रही है। क्यों? क्योंकि जम के चोरी हुई कंस्ट्रक्शन में। तो वेलफेयर किसी और का हो गया। वेलफेयर किसी और का हो गया। तो मिडल क्लास को मिला क्या ईमानदारी से काम करने? सर ज़िंदगी भर ईमानदारी से काम करने का मिला क्या? बिल्कुल, आपने जो बात कही सर, मुझे पिछले 5-7 साल में मैंने खास करके राजस्थान में देखा कि सरकारी योजनाएं गारंटी स्कीम नाम देते हैं वो। हुँ, सरकार गारंटी जैसा शब्द इस्तेमाल कर रही है, मतलब कि वो भरोसा दिलाने में नाकाम है कि हमने कह दिया तो गारंटी शब्द की आवश्यकता नहीं है। जैसे वो अगले जैसे आप आटे का एक बोरा लाते हैं तो उसमें एक कटोरी फ्री आती थी, भले ही वो कटोरी उस आटे से निकलने वाले कीड़ों से नहीं भर जाए। उसी तरह सरकारी सिस्टम पे भरोसा नहीं रहा, इसलिए वो गारंटी का शब्द लाए हैं। खास करके राजस्थान में अशोक गहलोत लाए थे, अब भजनलाल कह रहे हैं हम रोजगार की गारंटी देंगे, वो देंगे। जी। तो मैं 2 लोग यहाँ हैं, दोनों लोग, एक जयपुर, एक चंडीगढ़। जी। आप दोनों की बिटिया है ना? जी बिल्कुल। तो मनु, भैया आपकी बिटिया सरकारी स्कूल जाती है क्या? ये तो देखिए सवाल भी बिल नहीं है। बिल्कुल। जी। प्रदीप आपकी जाती है? जी नहीं, दो बेटियां दोनों ठीक जाती। है। यहाँ पे मेरे जो मित्र सीनियर हैं सरकार में, उनके बच्चे अगर वो बेथेस्डा में, वॉशिंगटन में नहीं, वॉशिंगटन के पब्लिक स्कूल बड़े खराब हैं। पब्लिक स्कूल मतलब सरकारी स्कूल। वो इंडिया वाले दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं जी। या ब्रिटेन वाले पब्लिक स्कूल नहीं। अगर आप मेरीलैंड में हैं, बस यहाँ से कुछ किलोमीटर उत्तर, या आप नदी के पार, यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर दूर वर्जीनिया में हैं, तो आपके बच्चे सरकारी स्कूल जा रहे हैं। भले ही आप सीनियर अफ़सर हों। तो म हमारे यहाँ आज़ादी के 75 साल बाद भी सरकारी स्कूल नहीं चलते जी। ठीक से। तो खुद आईएएस एजुकेशन सेक्रेटरी रहेंगे, एजुकेशन पॉलिसी लिखेंगे, लेकिन उनके बच्चे कहाँ जाएँगे? बताएँ आप? संस्कृति बिल्कुल। या आजकल ब्रिटिश और अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल भी जा रहे हैं। हाँ, आईबी बोर्ड भी आ गया आजकल यहाँ आईबी पे। बोर्ड में जा रहे हैं। अब तो अंग्रेज़ों के ज़माने के अफ़सर से भी आगे निकल गए हैं ये लोग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जमाना बदल गया। तो मज़ेदार बात ये है कि सिटीज़न को क्या मिल रहा है? पब्लिक स्कूल मिल रहा है, जी। गार्बेज उठ रहा है, कूड़ा उठ रहा है आपके घर से, सीवेज आपका ठीक से निकल रहा है, पानी आ रहा है, बिजली ठीक से आ रही है। चलिए पानी बिजली तो आ जाती है, लेकिन सड़क साफ है, आपको लाइब्रेरी मिल रही है, पब्लिक लाइब्रेरी, आपको पार्क्स मिल रहे हैं। भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है किसी भी सरकार का अपने नागरिकों के साथ? नागरिक का काम है टैक्स दे, सरकार का क्या काम है? जी। सर्विसेज़ दे। जी। तो अब जैसे पुणे में मैं गया, मिला इंडस्ट्रियलिस्ट से, सब एक राग से रोना रो रहे थे कि पुणे हमारे देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी है, लेकिन सरकार पुणे को लूट-खसोट के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, जी। बाकी देश को और बाकी राज्य को सब्सिडाइज़ कर रही है। जी बिल्कुल। और हमारा कोई से नहीं है कैसे हमारा शहर चलेगा। आज का नगर सेठ बेचारा उ उ उ उ उ उसके आँख कान सब जो है निकाल दिए गए हैं, हाथ-पैर काट दिए गए हैं। जी। क्योंकि वही बड़ा साहब आएगा, हमारा शक्तिकांत दास का कोई या छोटा भाई आएगा
वो बताएगा कि पुणे कैसे चलना है। वो 2-3 साल वहाँ रहेगा, फिर वो चला जाएगा। बॉम्बे नहीं तो डेप्यूटेशन पे दिल्ली। लेकिन वो सर्वज्ञानी है, सर्वगुण संपन्न है। वो अमिताभ बच्चन का भी बाप है। वो गाना भी गा सकता है, डिशुम-डिशुम भी कर सकता है, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी चलाएगा, सरस डेयरी भी चलाएगा और रिज़र्व बैंक इंडिया भी चलाएगा और $70 बिलियन गवाएगा। और हीरोइन और से कोई स्नेह पू वही करेगा। और गुंडे कोई से पूछेगा और कोई पूछेगा नहीं कि बाबूजी बताओ तुसी कर क्या रहे हो? आता नहीं देखिए, मैं बार-बार कहता हूँ ना, आता नहीं है काज, करना चाहते हैं राज। वो नहीं चलता है फिर देखिए यहाँ दो समस्याएं हैं। एक तो अगर आप बोलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो जो सत्ता है वो आपके थोड़ा खिलाफ हो जाएगी, थोड़ा नहीं शायद ज़्यादा ही। और दूसरी बात ये है कि जब हम नीति निर्धारकों की बात करते हैं, दरअसल है क्या कि वो सब के सब जो हैं, वो एक सिस्टम से निकल के आते हैं जिसमें सोशलिज़्म जो है और एक वेलफेयरिज़्म जो है उसको होली स्टेटस दिया गया है कि आप उसको बिल्कुल। सवाल नहीं कर सकते, कि उसके अंतर्गत अगर कोई कोई नीति बता दी गई तो वही सत्य है। अब उस सत्य को ये इतना विशुद्ध सत्य मानते हैं कि वो आस-पड़ोस में भी झाँकना पसंद नहीं करते। तो चाइना जैसा आपको केंद्रीकरण चाहिए, आपको ताइवान जैसा केंद्रीकरण चाहिए या कोरिया जैसा चाहिए, लेकिन उसी समय पे आप एक बात भूल जाते हैं कि इन सभी देशों में जो वहाँ की सरकारें हैं, उन्होंने जो पब्लिक गुड्स की डिलीवरी है, वो बहुत शानदार रखी, खासकर शहरों की। आज हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, वो रफली 2400 से 2600-2700 पर डॉलर पर पर्सन होगी। अ, जब चाइना इस आर्थिक स्तर पे था, 2000s की बात कर रहा हूँ, तो भी मुझे याद है उनके शहरों का नाम लिया जाता था कि अरे भाई ये तो न्यूयॉर्क जैसे शहर बना है। आज आज की डेट में भारत में एक भी अच्छा शहर नहीं है, जो विश्व पटल पे मुकाबला कर सके कि भाई देखिए ये होता है शहर, नहीं। जी। दूसरी समस्या क्या है, हम अक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो देखिए रोड बनी, देखिए एयरपोर्ट बना, लेकिन उसके पीछे एक चीज़ की बात नहीं करते कि ये सारा का सारा फाइनेंस्ड होता है। ये कोई कैश पे नहीं बना है, आपको टोल देना पड़ेगा, वो टोल कितना 20-20 साल, आपको एयरपोर्ट चार्जेस देने पड़ेंगे, आपको हर जगह एडिशनल चीज़ें देनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंस्ड होता है और उसका मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इसमें कोई गलत बात है, ये एस्टेब्लिश्ड मॉडल है, ऐसे ही दुनिया में। लेकिन ये ठीक उस प्रकार है कि प्रदीप जी आपका एक परिवार है, आपको चाहिए होंगे 3 बेडरूम, 4, लेकिन वहीं आप डाल के बैठ जाएँ 10 बेडरूम का घर और उसके लिए कर्जा भी ले लें, हाँ, बिल्कुल। तो कितनी तर्कसंगत बात होगी कि भाई चाहिए तो है नहीं पर बना डाला था इतना कुछ। तो कुछ वैसा हो रहा है कि जब प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्टिव पोटेंशियल जो है, उसका आपको अंदाज़ा नहीं है अभी। मुझे भी नहीं है, मैं ये कहूँ कि मैं ज्ञानी हूँ, तो नहीं मुझे भी नहीं पता शायद। लेकिन मुझे इतना पता है कि उनको तो बिल्कुल नहीं पता। तो बगैर प्रोडक्टिव पोटेंशियल या कैपेसिटी टू डाइजेस्ट इसको एनालाइज करे बगैर अगर आप चीज बनाए जा रहे हैं और उसको टैक्स से फाइनेंस कर रही हैं, उसको पब्लिक फंड्स के थ्रू निकाल रहे हैं, तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि कल को एक ग्रोथ बूम आएगा। और अक्सर आप जब लोगों से डिबेट करते हैं इस वक्त, आप किसी भी जो लोग सरकार में हैं या नीति निर्धारक मंडल में हैं, मार्गदर्शक मंडल नहीं, तो वो मंडल वाले लोग बोलते हैं कि भाई आप देखिएगा 3 साल बाद क्या हो, 2 साल बाद बड़ी ग्रोथ है, ये जो आज हम कर रहे हैं उसका परिणाम बहुत बढ़िया होगा। लेकिन वो सारा का सारा इस बात पे निर्भर करेगा कि भारत की जो पोटेंशियल ग्रोथ है वो उतनी निकले जितना अनुमान लगाया जा रहा है। अगर ये नहीं हुआ तो हम कहाँ जाएंगे? डेट ट्रैप की तरफ हम फंस जाएंगे, कर्जे के एक बहुत खतरनाक चक्रव्यूह, अभी एक 2000 देश के तौर पे। बात चल रही है अभी कि 2040 तक ये कर देंगे। पहले 2030 था, अब 2025 था, पहले 25 तो आ चुका है।
अब 2040 जैसे किसानों की आय दुगने करने वाली और तमाम चीजें थी। तो हमारे एक मित्र परिहास में कहते भी हैं, जब 2021 में कोविड आया और बहुत लो इनकम हो गई लोगों की, तो कि साहब दुगनी का मतलब ये है कि पहले तो हम आधी से कम करेंगे, फिर वापस लाएंगे, तब कहेंगे कि तुम्हारी डबल हो गई। भाई तो देखिए वही मतलब तर्क तो है, ठीक है। वही कभी-कभी सत्य जी, व्यंग्य में कहा जाता है। जी, बिल्कुल। और अगर आप अपने मित्र की बात लें, तो देखिए पहले डिमोनेटाइजेशन ने जी, छोटे व्यापारों का सफाया कर दिया। बिल्कुल सर, बर्बाद कर दिया ठीक, लोगों स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड इंडस्ट्री गायब ही हो गई। अचानक रातों रात डिमोनेटाइजेशन लाए, लोग कतारों में खड़े रहे, इकोनॉमिक एक्टिविटी मेल्टडाउन हो गई। डिमोनेटाइजेशन के बाद लाए जीएसटी, सर, जो कि एक एक लाइन में अगर ये बात कहूं, उस वक्त आपने जो बात कही कि डिमोनेटाइजेशन के बाद एक लाइन थी, वो ये थी कि कबूतर मारे गए और बाज बच गए। हम्म, इतने छोटे थे, सारे मारे गए सर, लोग लगभग। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी बात है। जी, और उसके बाद जीएसटी भी कब आया? मिडल ऑफ फाइनेंशियल ईयर। भाई जी, कोई चीज आप लाते हैं, कहते हैं भाई अगले साल से लागू करेंगे, जी, फरमान जाहिर कर दिया। ठीक, बिल्कुल ही दिल्ली सल्तनत की तरह। और जीएसटी हमारा ही एक बैचमेट था जो कि सर्वे सर्वा था, बादशाह था। जी, बादशाह तो नहीं, मुलाजिम था, मतलब। जिले इलाज टाइप मामला हाँ, था। तो सुल्तान ने कहा लागू करो, लागू कर दिया। तो और जीएसटी क्या है? जीएसटी ओनरस है, कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपने पॉपकॉर्न खाया तो आपको जो है इतने परसेंट टैक्स, पॉपकॉर्न में नमक डाल दिया तो इतने बिल्कुल। परसेंट टैक्स, नमक और बटर डाल दिया तो इतने परसेंट टैक्स। भैया बाबू मेरे, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या कि पॉपकॉर्न की कैटेगरी बना रहे हो? टैक्सेशन का एक प्रिंसिपल है कि सिंप्लीफाई बिल्कुल सर। टैक्सेस। मतलब हमने भी टैक्स पॉलिसी पढ़ी है, ऐसा तो है नहीं कि हम जो हैं बैठ के जो है कुल्हाड़ी लेकर सवेरे से शाम जो है लकड़ी काट रहे हैं जंगल में। जी, जी, बिल्कुल। भाई हमने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, मनु ने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, हैं? हमने तो एक हम दोनों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है। हमने जब सिविल सर्विसेज एग्जाम लिखा था, हमारी 105वीं रैंक आई थी, तब हमने अंग्रेजी साहित्य और इतिहास पढ़ा था। हमारे तब यहाँ हमने सर, कोई इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी। हमारे यहाँ पे एक कहावत है। जी, फरमाएं, बताएं सर। नहीं, 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 कहावत कहिए फिर मैं बताता हूँ। कहावत ये है कि जैसे बच्चा कोई अंगूठा चूसता है, तो उसे ढीली चड्डी पहना दो। मतलब डिमांड कुछ और है, और तो वो सारा दिन चड्डी उठाने में व्यस्त रहेगा। यही सरकारें कर रही हैं। तो ये तो ढीली चड्डी डिमोनेटाइजेशन के टाइम में एक बहुत गजब का शेर प्रचलित हुआ था कि आवाम ने मांगी थी उजाले की फकत एक किरण, और निजाम ने हुक्म दिया मुल्क में आग लगा दो। तो वही, तो देखिए दोहरी मार जी, पड़ी। उसके बाद कोविड आया, तीसरी जी, बिल्कुल। मार पड़ी। और कोविड के समय सरकार गायब हो गई थी। वो समय भयंकर समय जी, बिल्कुल। देखा। मैं तो भारत में था पहले 6 महीने, वो तो ठीक चले, लेकिन बाद में जब सेकंड वेव आई तो त्राही त्राही मच गई। मनु तो जानते हैं, आप भी जानते हैं। जी, जी, तो हुआ क्या कि उसके बाद इन्होंने टैक्स एकदम नोटिस, उसके बाद आप जो है नोटिस आ भी जाए तो ऐसा भी नहीं है कि कोई प्रोसेस हो कि 6 महीने में आप सॉल्व हो जाए। आप फंसे रहिए, कब आएगी कोर्ट में हियरिंग पता नहीं। आप चप्पल घिसते रहिए, टेंशन लीजिए, बाल आपके सफेद हो जाएं, हाइपरटेंशन हो जाए, हार्ट अटैक से ही आप मरे आएंगे। जी, तो हुआ क्या कि डिमांड का मेजर सप्रेशन हो गया। और वेज सप्रेशन की तो बात मनु ने कही कि भैया आपने बिल्कुल जो भी वेजेस थे, जो भी इनकम थी, जो भी लोगों को पैसे कंपनियां देते हैं, वो कम हो गई। तो डिमांड जो है जब नहीं रही तो इंडस्ट्री ने कैपिटल एक्सपेंडिचर ही नहीं किया। क्यों करेगी भाई?
जब डिमांड ही नहीं है तो क्यों वो लगाएगी सीमेंट की फैक्ट्री, क्यों वो लगाएगी जूते की फैक्ट्री, क्यों वो लगाएगी साइकिल की फैक्ट्री, ठीक? अच्छा, और एक्सपोर्ट आप कर नहीं सकते क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी नहीं है। आपने कभी, ये तो नेहरू चाचा के समय से हमारी गलती थी, 50-50 पैसा लगाया प्राइमरी एजुकेशन और आईआईटी में, और आईआईटी ने किया क्या? ट्रेन किया इंजीनियर्स शुरू-शुरू में अमेरिका के लिए। जी। सारे आईआईटीएन अमेरिका आते थे। तो आपने जो है शुरू से आपने ह्यूमन कैपिटल बनाया ही नहीं। आपके पास वेल्डर नहीं है, आपके पास कारपेंटर नहीं है, आपके पास प्लम्बर नहीं है। एक प्लम्बर ढूँढने निकलिए, आपको नानी याद आ जाएगी। हमारे माँ-बाप को तो ढूँढना पड़ा है और बेचारे महीनों परेशान रहे। तो आपके पास जब ये सब नहीं रहा, डिमांड बैठ गई एकदम चरमरा के, तो उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है जो मनु ने बात कही, फिर कार्सरल एम्प्लॉयमेंट की बात आ गई। कार्सरल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि लगे रहो मुन्ना भाई, और काम करो, 100 घंटे काम करो, 110 घंटे काम करो, हैं? इतनी भी क्या जल्दी है? अगर घर लौटोगे, वो जो एक एयरफोर्स बेस के बाहर एक स्लोगन था कि गाड़ी इतनी जल्दी क्यों चला रहे हैं? घर में आपकी वही बीवी इंतज़ार कर रही है, कोई नई नहीं आ गई। तो अब इस तरह की बातें कर रहे हैं लार्सन ट्यूब्रो के सीईओ इत्यादि। तो इकोनॉमी चरमरा रही है, और इकोनॉमी में मिडिल क्लास ही नहीं, अब तो मिलियनेयर भी भाग रहे हैं। एक रिपोर्ट निकली जो कि एक काफी बढ़िया एजेंसी करती है, काफी बढ़िया कंसल्टेंसी या जो भी है एडवाइजरी करती है। जी। उसने पाया कि 4,300 मिलियनेयर भारत छोड़ के चले गए 2024 में। जी। तो कैपिटल फ्लाइट हो रही है क्योंकि नौकरियां नहीं है, टैलेंट फ्लाइट हो रही है। तो आपके यहाँ तो मेल्टडाउन हो गया है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। सर, आपकी सरकार ने आपका जो ये रिपोर्ट वाला है, इसी पे करूंगा कमेंट कि आपने कहा 2024 में 4,300 मिलियनेयर चले गए। सरकार का बयान है कि ये कम हुआ है, 23 में हमारे 5100 ही गए थे। ठीक है भाई। सत्य बात है। लेकिन सरकार ने खिचड़ी खाओ योजना चलाई है। हर आदमी खिचड़ी खाता रहे, खिचड़ी बनाता रहे, और इकोनॉमी में आज के दिन वो लचक नहीं है जो 1991 में थी, डायनेमिज्म। हाँ मनु सर, प्लीज। इसमें देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बात छेड़ी है अतुल जी ने कि जो इकोनॉमिक डायनेमिज्म होता है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, देखिए आप टैक्स किस पे लगा सकते हैं? आय पे, इनकम। जी। इनकम कब बनेगी? जब इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कब होगी? जब आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, जब आप कहेंगे अच्छा नहीं ठीक है, नीति के तौर पे कुछ बहुत सारा बदलाव नहीं होगा, मेरी कैपिटल सुरक्षित है, मैं कहीं काम करूंगा, मुझे कोई आके तंग नहीं करेगा, मैं अपना बिजनेस चलाऊंगा और मैं कम्पिटिटिव भी रहूंगा। लेकिन जहां किसी को लगा कि भाई ऐसा है कि ये काम तो चल नहीं पाएगा क्योंकि फलाने इंस्पेक्टर साहब आएंगे, ढिमकाने वो आएंगे, एक नोटिस इधर से, दूसरा नोटिस उधर से, हो गई दुकान बंद, चलिए खुश हो जाइए। अब बात क्या है, तो उस टाइम पे आदमी करेगा क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी तो वो बंद कर देगा जी। और फिर वो खेलने लग जाएगा ये जो गेम वेम आते हैं ऐप पे किसी पे, जी। या वो कोशिश करेगा कि कोई कोई और तरीके से, भाई फ्यूचर ऑप्शन खेल लिया सट्टे में, स्टॉक में, सॉरी। और हाँ, तो कहने का है कि जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी से लोगों को डरा देंगे तो लोग स्पेक्यूलेशन में जाते हैं, और स्पेक्यूलेशन जीडीपी बूस्ट नहीं करता। जी। और आप ये बात को समझना होगा कि कंजम्पशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी एक देश के दोस्त होते हैं, दुश्मन नहीं। हर एशियन कंट्री आप देखिए कितने कितने, मैं कहूंगा कि चालाक हैं। थाईलैंड ने क्या किया? थाईलैंड ने देखा कि भाई भारत के अंदर कितना टूरिज्म है, कितने लोग गोवा जाते हैं और बाकी बीच वाले देशों में जाते हैं, उन्होंने वीजा फ्री कर दिया।
वीजा फ्री करने के बाद उन्होंने पाया कि भारतीय तो आके बड़ा खर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, हम्म, तो उन्होंने उस चीज को और बूस्ट किया। नुकसान क्या हो गया? गोवा में टूरिज्म कम हो गया। हालांकि उसको लेकर थोड़ी बहस है, लेकिन फिर भी कुछ फर्क तो है, और बाकी जगहों पे भी है। और ये क्यों है? क्योंकि देखिए, जहां पे आपका कंपटीशन इंटरनेशनल हो जाएगा, वहां पे आप रिसोर्स ट्रांसफर वाले ये जो मैं कहूंगा बहुत पुरानी सोच की नीतियां हैं, उनको नहीं चला सकते। जी, बाकी देश क्या बोलते हैं? आइए यहाँ जितना मर्जी खर्चा करिए, कहीं भी कमाइए, हमारे यहाँ रहिए भाई साहब। जी, आप यहाँ गाड़ी खरीदिए, यहाँ करिए, अरे हम टैक्स कम लगाएं। क्यों करते हैं वो ऐसा? क्योंकि वो चाहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ना, वो उनके देश में शिफ्ट हो जाए। तो भले ही उस पर चाहे उनको 5-10% या 0 टैक्स पे मिले कई बार, लेकिन जैसे दुबई है, भाई दुबई में तो बहुत इनकम टैक्स तो वहां है ही नहीं। तो क्या देश फेल हो गया? क्यों चल रहा है वो देश? इतना अमीर क्यों है? जी। सोचने की बात यहाँ कहा जा रहा था एक देश एक टैक्स, जीएसटी जब आया था, है। और आप देखेंगे कि भारत में जब भी राष्ट्रीय स्तर के सेलिब्रेशन कभी भी हुए हैं, या मुझे नहीं याद आता दुनिया में किसी देश ने टैक्स सेलिब्रेट किया हो। बीजेपी ने बाकायदा 2017 में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया पूरे देश में कि भाजपा का कार्यकर्ता जहां भी है वो पटाखे फोड़ेगा कि हमारे देश में एक टैक्स लगा है। तो ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। देखिए, उसको देखिए उसके पीछे कारण था। मैं उसको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन एक दे देता हूँ कि उस समय पे क्या था ना, उस समय में प्रॉमिस, देखिए, सेलिब्रेशन हुई प्रॉमिस पे, वायदे पे। वायदा क्या था? कि बाकी सारे टैक्स खत्म, सब एक देश। सेस खत्म, एक एक टैक्स लगेगा, और कन्याकुमारी से कश्मीर तक जब ट्रक चलेगा उसको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि उसने अपना टैक्स भर दिया होगा, है ना जी। और पूरा देश जो है ईमानदारी की उसमें गंगा में खड़ा होगा, और मतलब सब सब आनंदमयी बहती होंगे उस गंगा वक्त। में सब लोग हाथ धोएंगे। हाँ, तो उस वक्त हुआ कि भाई ये तो बहुत बड़ा बूस्ट है, ये तो वाकई में एक 91 के रिफॉर्म्स के बाद बहुत बड़ा रिफॉर्म है। जी, प्रॉमिस ये था, वायदा ये था। लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन में क्या है? वो जब पुरानी मशीन रही थी, उन्होंने बोला भाई पराठे पे अलग रेट लगेगा, रोटी का अलग होगा, वड़ा पाव का ये होगा, सिर्फ अकेले मक्खन पाव का ये होगा। एसी में और बैठ रहे हो तो ये होगा, और कूलर में बैठ रहे हो तो ये होगा, ये भी है सर। वो पंखे हाँ, में खा तो रहे हो तो अब अलग क्या टेस्ट। वास्तव में सर। जी, जी। तो अब क्या है कि अब वो एक ना एक एक मशहूर है लेखक फ्रांज काफका। तो जी, काफकाई ब्यूरोक्रेसी के बारे में बड़ा नाम लिया जाता है। तो वो कुछ काफका जैसा हो गया है भारत में, कि अजीब और गरीब एक है कि जीएसटी में इतनी दरें किसी और देश में नहीं है, हमारे हैं तो इसको जीएसटी क्यों? ये वैट ही है। दरअसल नामकरण गलत हो गया, पॉलिसी तो सही है मुझे लगता है, जो वो चाहते थे वही किया, जी, लेकिन नामकरण गलत है। मेरे ख्याल से ये वीएटी ही है, ये जीएसटी नहीं है। जीएसटी बहुत सरल टैक्स है और बहुत देशों में लगा। अब वही बात आती है कि भाई मर्सिडीज और पॉपकॉर्न या कुछ और जो है उसका सेम रेट कैसे हो सकता है? भाई क्यों नहीं हो सकता? इतने देशों में तो हो रहा है। मर्सिडीज में क्या गलत बात है भाई? ज्यादा से ज्यादा लोग चलाना चाहिए मर्सिडीज, इसका मतलब ये होगा कि आपके देश में लोग अमीर हो रहे हैं, अच्छी बात है। आप चाहते क्या? लोग बैलगाड़ी में रहें। बिल्कुल। और उसका नतीजा क्या होता है कि इकोनॉमी के दर पे देखिए चीन कहाँ खड़ा है। कहने को तो वो मार्क्सवादी तो चलिए माओवादी हैं, कम्युनिस्ट हैं, और उनके यहाँ आपसे ज्यादा मर्सिडीज बिकती है, आपसे ज्यादा बीएमडब्ल्यू बिकती है, आपसे ज्यादा टेस्ला तो खैर है ही नहीं, चलिए अब बात करें तो तो आपसे ज्यादा सारी लग्जरी गाड़ियां वहां बिक रही हैं, लग्जरी ब्रांड बिकता है, सोना चांदी हर चीज की हम बात करें, चाइना में कंज्यूम होता है। कंजम्पशन को भी वो प्रमोट, ऐसा नहीं है कि वो रोकते हैं। कम्युनिस्ट होते हुए, हम गैर कम्युनिस्ट सरकार होते हुए भी कंजम्पशन को ऑलमोस्ट इस नजर से देखते हैं कि भाई ये गुनाह हो रहा अतुल सर, है। प्लीज। और मनु, नतीजा तुमने एक सामने। बहुत बड़ी बात कही। मैं पहली दफे चीन गया था 2004 में। नौकरी छोड़ के मैं ऑक्सफोर्ड में था, और और उन दिनों मेरी एक चीनी गर्लफ्रेंड होती थी, तो मैं काफी चीन गया, क्या बात है। तो चीन काफी देखा। और कई दोस्त फैक्ट्री वैक्ट्री चला रहे थे, तो काफी
अंदर से देखा, ध्यान से देखा। और मैं एक बात कहूंगा जो भारतवासियों को अचंभित कर देगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीन ज्यादा डेमोक्रेटिक है भारत से। दोबारा कहूंगा, जी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीन ज्यादा डेमोक्रेटिक है भारत से। क्यों? क्योंकि चीन में जो डिस्ट्रिक्ट लोकल कम्युनिस्ट पार्टी बॉस है, वहां 15-20 साल अपने शहर को चमकाता है, फिर ऊपर आता है। फिर उसको प्रमोट करते जानता है, लोकल लेबर को जानता है, वो लोकल दुकानदार को जानता है, वो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट को जानता है, वो लोकल टीचर को जानता है। उसको अपना जिला चमकाना है, नहीं तो वो ऊपर नहीं जाएगा कम्युनिस्ट, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में, सीसीपी में। और अब शी के नीचे थोड़ा बदलाव आया है, पर डंग शाओपिंग ने क्या कहा था? इट डजंट मैटर इफ अ कैट इज ब्लैक और व्हाइट एज लॉन्ग एज इट कैचेस माइस। 1978 में उन्होंने इकोनॉमी खोल दी। उसी समय इंदिरा गांधी ने को फितूर चढ़ा था कि मैं सबको जेल में ही डाल दूंगी। उसके बाद जनता पार्टी को और फितूर चला कि हम कोका कोला को भी निकाल देंगे। तो सबको, ऐसा नहीं है कि ये बीमारी सिर्फ इंदिरा गांधी को थी, सबको समाजवाद की बीमारी थी। और हमारा समाजवाद चीन से ज्यादा कट्टर था। ये मजे की बात है। कम्युनिज्म से कट्टर था। चीन का कट्टर ठीक है। था 50s में, लेकिन तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इकोनॉमिक फ्रीडम है, अगर आपको परमिशन नहीं आती, आप फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो वो डीम्ड है ग्रांटेड। शरद कुमार सर्राफ दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, ऑयल ड्रम कैप्स के, मुंबई में रहते हैं, आईआईटी बॉम्बे के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने अपने पॉडकास्ट में अंग्रेजी में मेरे साथ ये कहा कि चीन में मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा आसान थी, हालांकि वहां लेबर कॉस्ट इंडिया से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि फाइल यहां जाती है, आपको पता ही नहीं है कब आएगी, आप बैठे हुए हैं। चीन में क्या है कि फाइल एक 6 हफ्ते या 2 महीने या जो भी उन्होंने समय दे दिया आनी है, और अगर परमिशन नहीं आई तो डीम्ड ग्रांटेड है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप डिस्ट्रिक्ट बॉस से मिल सकते हैं, वो कहेगा आइए साहब मेरे यहाँ फैक्ट्री लगाइए, मेरे यहाँ मुझे रोजगार चाहिए। हमारा डीएम तो साहब है, उसको मतलब नहीं है जिले से। वो रिटायरमेंट में बोलेगा जब मैं वहां का डीएम था जैसलमेर का, वहां का जाहिल लोगों को मैं सुधार दिया। हमारा बेटी देखो हार्वर्ड गया है। डिमेलो की तरह याद है, जाने भी दो यारों, डिमेलो स्विट्जरलैंड का केक खाए, थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको। देखो। जो चीन का लोकल पार्टी बॉस है वो डिमेलो नहीं है। ठीक है, तो एक तो बात, मैं दो चीजें मनु मैं कहूं। हम्म, दूसरी चीज ये कि मनु ने जो बात वेलफेयरिज्म की कही, अब न्यू वेलफेयरिज्म है। ये अरविंद सुब्रमण्यम ने, नरेंद्र मोदी के इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा, और उनसे पहले हमने कहा था सनातन सोशलिज्म, कि नेहरू चाचा लाए सोशलिज्म। वो फेबियन फैबियन थे, फैबियन फेबियन सोशलिस्ट थे, बड़े इंस्पायर्ड होके आए कैम्ब्रिज। हम कैम्ब्रिज से लौट के आया है, हमको पता है क्या करना है, हम सोवियत रूस भी गया था, हमको सब पता है। ठीक है भैया, फेबियन सोशलिज्म ले आए। हमारे मोदी मामा लाए हैं सनातन सोशलिज्म, हमको भी सब पता है। एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। तो ये हालत है जो है हमारे यहाँ की, वेलफेयरिज्म से न्यू वेलफेयरिज्म आ गए, और सोशलिज्म से सनातन सोशलिज्म आ गए। और ऐसा नहीं कह रहा कि वेलफेयर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई। हम तो ये मान के चलते हैं कि स्टेट को कम से कम हेल्थ और एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। यूएस मॉडल भी ठीक नहीं है कि पता चला कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आपको लूटे जा रहा है, ड्रैकुला की तरह खून चूस रहा है। न मानू, न मैं आपके फ्री मार्केट रेडिकल हैं मिल्टन फ्रीडमैन की तरह। हम मात्र तर्क संगत और तथ्य पे आधारित नीति चाहते हैं। जी बस इतनी सी चाह है। जी बिल्कुल। सर यहाँ तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स पे अमेंडमेंट हो रहे हैं। आपने जैसे जीएसटी का बताया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके जीएसटी लाए तो तत्काल उसी रात को लागू किया। और यहाँ पे महिलाओं का कानून आया है तो वो कह रहे हैं कि हम 6 साल बाद लागू करेंगे।
हाँ ना, जैसे आरक्षण वाला तो अपनी अपनी सुविधा के अनुसार देख लेते हैं। इवन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 72 एंड 73 आप जानते होंगे कि आप जो मेयर वाली और ये बात कह रहे हैं सरपंचों को राइट देने वाली, 29 विभाग देने हैं सरपंचों को और 28 देने मेयर को, नहीं दे रहे। और कब 30 साल बाद भी नहीं दे रहे, 30-35 साल होने को आए इसको। तो यह है कि सरकार ने सब कुछ सेंट्रलाइज करना चाह रहे हैं वो लोग। सेंट्रलाइज पीएम भी करते हैं, सीएम भी करते हैं। ममता बनर्जी भी वही राग अलाप रही हैं, जी हमारे योगी आदित्यनाथ भी वही राग अलाप रहे हैं। जी बिल्कुल। और इन सब जगहों पे आप देखिए इंडस्ट्री नहीं आ पाई है। पूरे गंगा किनारे आप गंगा नदी चलिए, पूरा जो गंगा बेल्ट है वो बीमारू कहलाता है। जी मनु कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, ऑडियंस के लिए अगर हम थोड़ा रखना चाहें इस बात, तो ये इस प्रकार है कि चाइना में या उससे पहले सिंगापुर में और उससे भी पीछे अगर आप जाना चाहें तो जापान में क्या होता था कि जो एक डिस्ट्रिक्ट या एक नेबरहुड लेवल पर उस पे ग्रोथ टारगेट दिया जाता था। तो जैसे चाइना के कुछ बड़े लीडर थे, बाद में जो राष्ट्राध्यक्ष बने, जुरोंगजी, चियांग जेमिन, ये सब शहरों से निकले थे। और इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने शहरों को पहले रन करके दिखाया और उसमें ग्रोथ रेट बहुत दिखाया। ये इस प्रकार है कि आप सारे डीएम्स को या सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट मेयर्स को बोल दें कि भाई देखिए, अगर आप इसके ऊपर ग्रोथ रेट नहीं निकाल पाए तो आप जॉब से जाइए। सीधा सीधा मैसेज था, या तो परफॉर्म करो या पेरिश करो। और अब समस्या क्या आती है कि ये अकाउंटेबिलिटी में एक बड़ा रेडिकल स्टेप होता है कि भाई किसी को कहना कि या तो भाई काम करिए या जाइए। जी अब वो तो है नहीं, तो अकाउंटेबिलिटी है नहीं, लेकिन पावर्स बहुत है। तो उसका नतीजा क्या होता है कि जो लोग पावर में होते हैं, और मैं इसको किसी पार्टी के साथ नहीं जोड़ के सोच रहा, मैं सिस्टम अप्रोच देख रहा हूँ। तो सिस्टम अप्रोच में क्या है कि जो लोग पावर में होते हैं वो सबसे पहले ये सोचते हैं कि भाई किसी तरह से हम ब्लेम शिफ्ट कर सकें या टारगेट शिफ्ट कर दें। या तो बोलें कि भाई अच्छा, जैसे अभी आपने बात करी कि 2030 नहीं, आप 40 में होंगे विकसित हम, उसके बाद कह देंगे 50 में होंगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहेंगे। या दूसरा क्या होगा कि भाई ये ऑपोजिशन की साजिश है, ये ऑपोजिशन कहेगा रूलिंग, मतलब एक दूसरे को साजिश साजिश बोलते रहेंगे, वो भी अच्छी बात है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं ले रहा कि अगर हम पीछे रह गए हैं तो क्यों, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में क्या कमियां है ये कोई खुल के नहीं बता पाता। ऐसा क्यों है कि हम वो चीजें नहीं बना सकते जो बाकी के एशियाई देश बना लेते हैं। ऐसा क्यों होता है कि भाई हमारा जो हाईवे बनता है उसकी क्वालिटी अगर आप देखें, गाड़ी जो है वो मछली की तरह कूदती जाती है। जी बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है? या अगर हम बात करें कि हमारा हवा पानी कैसा है एक शहर का, या जो क्वालिटी ऑफ फूड है उस पे क्या कंट्रोल, उस उन सब के उत्तर नहीं है। अकाउंटेबिलिटी की जहाँ बात आती है, हर कोई बगल झाँक रहा है, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे स्टेट की सरकार हो। और यहाँ सबसे बड़ी मेरे ख्याल से जो दिक्कत है, वो यही है कि फंडामेंटल इम्पल्स क्या है आपकी देश चलाने की? तो जी उसमें फंडामेंटल इम्पल्स यही है कि भाई सब के सब जो है वो शैतानी में लगे हैं और रिसोर्स ट्रांसफर के बगैर कुछ हुआ नहीं। और रिसोर्स ट्रांसफर परम धर्म है। पहले हमने लैंड का किया, फिर हमने इंडस्ट्रीज का कर डाला पूंजीपतियों का, अब हम और टैक्स पे लगे प्रिवी हुए हैं। पर्सेस, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन और ने गारंटी किया था। हाँ, जी और परसों कुछ और निकलेगा, मैं बता रहा हूँ। अभी अभी ये यहाँ नहीं रुकेगी बात, क्योंकि जब तक आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे और इस बात को नहीं रियलाइज करेंगे कि आप गलत रोड पे जा रहे हैं, आप उस सड़क को छोड़ेंगे नहीं। शहर आते जाएंगे और आप चलते जाएंगे, और हो सकता है आप मतलब पार ही हो जाए कहीं और, लेकिन आप जब तक वापस नहीं मुड़ेंगे या उस सड़क को एक बार इंट्रोस्पेक्ट करके नहीं सोचेंगे कि हम किस राह आ गए, तब तक ये समस्या रहेगी। और ये समस्या एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, एक राजनीतिक पार्टी की नहीं है। मैं अभी जी राहुल गांधी आए थे नेशनल प्रेस क्लब में बाबूजी कुछ महीने पहले, और बोल के गए हम आरक्षण कर डालेंगे, प्राइवेट सेक्टर में भी कर डालेंगे, मेरे जीवन का लक्ष्य है न्याय, जस्टिस इज व्हाट आई बिलीव इन।
और सब जगह अपर कास्ट हैं, और अब मैं जो है सब बदल डालूंगा, सारे घर के बदल डालूंगा। हमने बहुत रिसर्च किया है, उनके साथ उनके गुरु आए थे सैम पिट्रोडा। तो जब मैंने सवाल करने की कोशिश की, मैंने कहा ठीक है जी आप करेंगे, आप बोले कि हम इतना पैसा देंगे हर परिवार को। मैंने कहा लैटिन अमेरिका का क्या हुआ है साहब? लैटिन अमेरिका इतने रिसोर्सेस के बावजूद कंगाल हो चुका है। तो आप भारत को के बड़ा वेनेजुएला या अर्जेंटीना बना देंगे तो भाग लिए, बात ही नहीं किया। मैंने बोला कि भाई आपकी इकोनॉमी, आप दलित इकोनॉमिस्ट ही बना दीजिए, कोई भीमराव अंबेडकर की तरह फाइनेंस सेक्रेटरी, जिसको आता हो, टोडरमल की तरह जिसको काम आता हो, तो भाग लिए। तो एक बड़ी अहम बात मैं कहूंगा, एक अंग्रेजी की कहावत है, ठीक है, बड़ी प्रचलित है, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द harlot throughout the ages. Throughout the ages, power without responsibility is the prerogative of the harlot. ठीक है? अर्थ क्या है कि भाई मान लीजिए आप सुल्तान थे, मान लीजिए नवाब थे, वाजिद अली शाह थे, आपकी कोई प्रिय प्रेमिका थी, उसके पास बड़ी सत्ता थी, पावर तो बहुत था, आप उसी की सुनते थे, लेकिन उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। इंडिया में पावर सब है आईएएस के हाथ, ठीक है, बाकियों के पास भी है, आईएएस सबसे बड़ा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शून्य है, अकाउंटेबिलिटी शून्य है। अगर किसी जिले में पानी नहीं है, किसी आईएएस की नौकरी नहीं जाती। अगर किसी जिले में स्कूल काम नहीं कर रहे, आईएएस की गलती नहीं है। अगर सरस डेयरी टैक्स गंवा रही है नागरिक का, आईएएस की गलती नहीं है। अगर एयर इंडिया बिलियंस, कई करोड़ रुपए गंवा दी, वो भी आईएएस की गलती नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी शून्य है। अगर नोएडा में 50,000 करोड़ का लैंड स्कैम होता है और उसकी ऑडिट रिपोर्ट आप ही का एक अफसर मुख्यमंत्री को देता है और सबको देता है, तब भी किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तो फिर प्रगति कैसे होगी? क्योंकि आपका जो है राजा, असली राजा निरंकुश है। तो सिस्टम तब बदलेगा जब इकोनॉमिक एक्टिविटी करने वाले को पीनलाइज नहीं करेगी आपकी ब्यूरोक्रेसी। जब आजादी मिलेगी आम नागरिक को सांस लेने की, कि मेरा मन है मैं एक रेस्टोरेंट चलाऊं, मेरा मन है मैं एक फैक्ट्री शुरू करूं, किसी की भी फैक्ट्री हो, एक ग्लोब की फैक्ट्री हो जी। कितने बच्चे हैं देश में हमारे, मान लीजिए उनमें से 10% के माँ बाप उनके लिए ग्लोब लेना चाहें कि बेटा ये देखो ऐसी दुनिया है, या बेटिया ये देखो ऐसी दुनिया है, ये मैप लेना चाहें, तो वो डिमांड और सप्लाई का जो एक साइकिल होती है वो तो चले। और मनु ने एक बात कही थी, कॉन्फिडेंस। जॉन मेनर्ड केन्स इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े दिग्गज थे, 20वीं शताब्दी के नोबेल प्राइज विनर थे, केन्सियन इकोनॉमिक्स उन्होंने लाई। मनु कैम्ब्रिज गया, जॉन मेनर्ड केन्स की यूनिवर्सिटी गया है, तो केन्स थोड़ा बहुत तो इसने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, और वो बार बार एनिमल स्पिरिट्स की बात करते हैं, और एनिमल स्पिरिट्स बहुत जरूरी है। तो ये सोचना कि भैया सब चोर हैं, या हम डिमांड ट्रांसफर करेंगे, या जो है सरकार सब पे जो है कब्जा डाल करके रखेगी, सबको शिकंजे में रखेगी, वो करने से फिर आप कभी बड़ी इकोनॉमी नहीं बनेंगे। और आज इकोनॉमिक हिस्ट्री की क्लास नहीं है, मैं इस बात पे अंत करूंगा कि जितने मर्केंटलिस्ट पावर थे, स्पेन, पुर्तगाल, चीन, सब 15वीं 16वीं शताब्दी में और 17वीं शताब्दी में डूब गए। जितने देशों ने, नेदरलैंड्स, जर्मनी, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, अमेरिका,
जिन्होंने ज्यादा मार्केट फ्रेंडली पॉलिसीज अपनाई और उसके साथ एजुकेशन पे ध्यान दिया, उसके साथ स्किल्स पे ध्यान दिया, दोनों पे, और पब्लिक गुड्स पे ध्यान दिया, वो सब की सब इकोनॉमिकली डायनेमिक निकली। उन्होंने ही दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमिक रेस जीती। तो इतिहास की जो नसीहत है उसको नकारना बुद्धिमत्ता नहीं है, और हमें इतिहास से सीखना होगा। बिल्कुल। क्योंकि डंग ज्याओपिंग ने एक बात कही थी, उस बात को मैं दोहराऊंगा, टू बी रिच इज ग्लोरियस एंड आवर कंट्री शुड बी रिच। देखिए, क्लोजिंग में एक बात अर्थव्यवस्था के बारे में समझनी होगी कि अर्थव्यवस्था जो है वो, देखिए, दो तरीके के शास्त्र प्रचलित है, एक आर्ट होती है, एक साइंस होती है। इकोनॉमी जो है वो आर्ट एंड साइंस का एक कॉम्बिनेशन होती है, लेकिन अक्सर क्योंकि ये आर्ट एंड साइंस का कॉम्बिनेशन है तो ये इतनी डिटर्मिनेट नहीं होती। तो उसमें एक क्रिटिसिज्म ये बनता है कि भाई इकोनॉमिस्टों को भी क्या कुछ खास पता होगा, कि भाई वो भी गलत हो जाते हैं और वो भी ऐसे ही बोलते हैं ऑन वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड। हमेशा टू हैंडेड इकोनॉमिस्ट होते हैं, सिंगल हैंडेड कोई होता नहीं जो बोले नहीं सिर्फ ये करना है। तो उसका नतीजा क्या होता है कि हर कोई अपनी किस्मत आजमाने लगता है एक इनहेरेंटली टेक्निकल फील्ड में, और जब वो किस्मत आजमाने लगते हैं तो उसमें वो फिर किसी भी तरीके का दांव खेल जाते हैं, क्योंकि क्या होता है उनको लगता है भाई इसमें खास बात क्या है, या तो इंटरेस्ट रेट ऊपर करना है या नीचे करना है, टैक्स बढ़ाना है या घटाना है, बस इतनी सी तो बात है। एक बजट बना देंगे, अकाउंट लिख देंगे, कहानी खत्म हो गई। अब लेकिन क्या होता है, कहानी तो एक्चुअली वहां से शुरू होती है, और ये बात जो है ये समझनी होगी कि इकोनॉमी जो है, और ये आज की बात देखिए, तुगलक के टाइम पे जब पहली बार लेदर के सिक्के चले थे तो उस टाइम पे भी क्या था, सोच तो यही थी कि भाई कुछ नया करते हैं, तूफानी करते हैं। लेकिन क्या होता है कि दरअसल कुछ आज कुछ तूफानी करते हैं वाला जो एक 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 सोच है, वो आपको क्षणिक आनंद तो दे सकती है, लेकिन कुछ लॉन्ग टर्म जो है जिससे कि जनरेशंस का भला हो वो नहीं होता। हमारे देश के नेता नेहरू माओ से हारे, इंदिरा और राजीव ढंग की पॉलिसीज से हारे, फिर उसके बाद जो है आज के दौर में भी मुझे लगता है हम कोई खास जीत नहीं रहे। और ये मैं इसलिए नहीं कहता कि मुझे कोई चाइना का फैन हूं या कोई लगाव है, लेकिन क्या है, आपको कंपटीशन देखना होगा, निंदक नियरे राखिए, और जब आप वो समझेंगे कि भाई दूसरों की सक्सेस का कारण क्या है, तब आप कुछ नया कर पाएंगे, वरना वही सब चलता रहेगा। कभी जमीन बांटी, कभी पूंजी बांटी, आज टैक्स बढ़ रहे हैं, कल कुछ और बटेगा, लेकिन वो ग्रोथ नहीं आएगी। फेयर ऑब्जर्वर के प्रधान संपादक अतुल सिंह और एफओआई के पार्टनर मनु शर्मा ने दी हमें खासी महनीय जानकारी इकोनॉमी के मुद्दे पे, रुपए के मुद्दे पे और टैक्सेशन के बारे में। जानकारी उपयोगी हो सकती है उन लोगों के लिए खास करके जो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यह सबसे जरूरी है सभी लोगों के लिए जो समझना चाहते हैं मुद्रा का गणित। और भी बिंदुओं से हम लगातार रूबरू होंगे एक्सपर्ट्स के साथ में। आपसे अपील है कि फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी। धन्यवाद।